हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रज्ञा। वेलकम यू ऑल टू द फिजियो स्कूलिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव मूवमेंट्स के सेकंड पार्ट में पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। सो लेट्स सी कौन कौन सी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं पैसिवली। सो द फर्स्ट वन इज़ तो पैसिव मूवमेंट की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे मेजरली 3 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, वेयर जॉइंट्स का मोबिलाइजेशन करते हैं। एंड फर्स्ट जो है वो जॉइंट्स का मोबिलाइजेशन टेक्निक है। सेकेंड इज़ मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट परफॉर्म बाय आइदर फिजियोथेरेपिस्ट और सर्जन और फिजिशियंस को परफॉर्म करते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। और थर्ड टॉपिक जो है वो है कंट्रोल सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट एंड कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर्स। तो जो भी टाइट एंड स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म होते हैं उनको स्ट्रेचिंग्स के थ्रू मोबिलाइजेशन के टेक्निक्स के थ्रू उनके कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। सो हेयर जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है वो क्या है कि डेफिनेशन इसका सिंपल है दैट ये एक स्मॉल रिपीटेटिव रिदमिकल मूवमेंट है। इट इज़ अ रियली स्मॉल रिदमिकल मूवमेंट और एक ऑसिलेटरी पैटर्न में ये मूव करता है जो कि लोकलाइज्ड एसेसरी मूवमेंट है परफॉर्म बाय फिजियोथेरेपिस्ट इन वेरियस एम्पलीट्यूड्स। लाइक ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट रेंज में वैरी करती है। इनकी भी डिग्रीज होती हैं जिसके अंडर ये परफॉर्म किए जाते हैं। एंड ये जो है वो पेशेंट के कंट्रोल के अंडर में होता है, यानी कि ये रेंज ऑफ मूवमेंट के अंदर होता है, किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट के रेंज के मूवमेंट के अंदर है। और ये पेन फ्री रेंज में भी करते हैं। समटाइम्स जो ग्रेड 4 है वो उसमें पेन हो सकता है, बट नॉर्मली इट्स विद इन द रेंज। और ये एक ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, लाइक एक ऑसिलेटरी पैटर्न ऑफ मूवमेंट को इन्वॉल्व करके इसको परफॉर्म करते हैं। सो ये एक जेंटल मूवमेंट है और क्वाइट स्ट्रांगली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज रेंज को वहाँ पे इम्प्रूव करना है। सो एक स्लाइट रेंज ज़रूरत होती है। So it is a grade according to the part of the available range in which they are performed. As I said कि इसमें भी पार्ट जॉइंट के रेंज के अकॉर्डिंगली इसको परफॉर्म करते हैं, जितनी जॉइंट की रेंज है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ मोबिलाइजेशन है। कौन कौन से प्रिंसिपल, यानी कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो फर्स्टली मेटलैंड की प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मेटलैंड का एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। तो एक मूवमेंट, एक ऑसिलेटरी मूवमेंट परफॉर्म की जाती है। दिस इज़ द डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रेड 4 है, 4 ग्रेड्स हैं जिसके अंदर एक अवेलेबल जॉइंट रेंज है। दिस इज़ द ग्रेड 4। और ग्रेड 1 जो है वो बहुत ही लिमिटेड रेंज के अंदर परफॉर्म किया गया है। अनदर पॉइंट इज़ ये जो है वो ग्रेड 2 जो है वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड के अंडर परफॉर्म किया गया है। ग्रेड 3 जो है वो स्ट्रेच, इसमें स्लाइट स्ट्रेच आ रहा है, लाइक इसमें स्लाइट स्ट्रेच आ रहा है। और ग्रेड 4 जो है वो अवेलेबल रेंज के अंडर ही है, विद इन स्लाइट स्ट्रेंज। दिस इज़ द टिश्यू रेजिस्टेंस, इस टिश्यू रेजिस्टेंस के अंडर। और ये अनैटमिकल रेंज है, लाइक यहाँ तक रेंज तो है बट पेशेंट का जो टिश्यू रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है मूवमेंट को। सो देखते हैं ग्रेड 1 में क्या है। तो ग्रेड 1 जो है वो एक स्मॉल एम्पलीट्यूड है, जैसा कि उस पिक्टोरियल ग्राफ में देखा था, जिसमें एक डिस्ट्रैक्शन तो प्रोवाइड करते हैं अप्लाइड रेंज के साथ, जिसमें स्ट्रेस नहीं देते जॉइंट के ऊपर, कैप्सूल्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं होता और बहुत ही लूजली इंटैक्ट होता है। ये जो है वो जनरली पेन रिलीफ के लिए देते हैं। सेकंड जो है वो सफिशिएंट डिस्ट्रैक्शन तो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के जॉइंट के ऊपर, और एक स्ट्रेच भी होता है, माइल्डर स्ट्रेच भी होता है। ये जो है वो डिक्रीज़ करता है पेन को, और जब कभी भी मूवमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, यानी कि रेंज ऑफ मोशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, पेन को डिक्रीज़ करना है और मूवमेंट को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि मूवमेंट नहीं कराना है, तो उस जगह पे भी हम ये इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मूवमेंट नहीं कराना इन द सेंस कि रेंज ऑफ मोशन फुल नहीं आ रहा है, और तो उस वे में हम सेकेंड ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड ग्रेड ऑफ ऑसिलेशन को। थर्ड पॉइंट इज़ कि थर्ड में भी जो है वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड देते हैं और एक सफिशिएंट स्ट्रेच के साथ देते हैं जॉइंट कैप्सूल के ऊपर, जो कि एक सराउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट है, उसके कैप्सूल के एक सफिशिएंट स्ट्रेच दिया एंड एक लार्ज एम्पलीट्यूड के अंदर दिया।
ये भी विद इन रेंज ऑफ मोशन के अंडर ही है और पेशेंट को बहुत माइल्डर पेन फील हो सकता है इसमें। इसका जो यूज़ है वो जॉइंट प्ले मूवमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए होता है और ये जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच भी करता है। सब्सिक्वेंटली ये फिजियोलॉजिकल रेंज को भी इंक्रीज़ करता है। लास्टली द फोर्थ ग्रेड जो है वो एक स्मॉल एम्पलीट्यूड देते हैं इसमें अगेन, और ये परफॉर्म करते हैं हम लिमिटेड रेंज के अंदर जो पेन को रिलीव करता है। सो यू कैन रिवाइज दिस ग्रेड। दिस इज़ द ग्रेड 1 जो कि एक स्मॉल एम्पलीट्यूड है। ग्रेड 3 जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड है विथ लिटिल स्ट्रेच, जो कि अगेन पेन रिलीफ के लिए देते हैं हम और पेन को डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कि जो फर्स्ट 2 ग्रेड्स है उसको पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं और लास्ट जो 2 ग्रेड्स हैं उनको जॉइंट प्ले मूवमेंट के लिए देते हैं और रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं विथ लिटिल स्ट्रेच। थर्ड ग्रेड जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड है। अगेन फोर्थ ग्रेड जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड है और ये जो है वो स्लाइट स्ट्रेच के साथ है जो कि जॉइंट प्ले ऑफ मूवमेंट को बढ़ाता है, यानी कि रेंज को थोड़ा इंक्रीज़ करता है। सो हेयर इज़ द ग्रेड जो कि शोल्डर का एक पिक्टोरियल ग्राफ है जो मोबिलाइजेशन का, दैट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट का मैनिपुलेशन कैसे करते हैं? एक लोकलाइज सिंगल क्विक मूवमेंट स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ हो सकता है और हाई वेलोसिटी के साथ, जो कि पेशेंट को कंप्लीट करना होता है बिफोर द पेशेंट कैन स्टॉप इट। यानी कि जो उसका पेन का रेंज है, अगर जहाँ से पेन शुरू हो रहा है उसके पहले तक वो एक मैनुअल हैंड टेक्निक्स के थ्रू एक क्विक मूवमेंट स्मॉल एम्पलीट्यूड और हाई वेलोसिटी के साथ ये परफॉर्म करते हैं जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए। तो ये जो है वो मैनिपुलेशन जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करते हैं अंडर स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड high velocity, but these manipulations can also be performed by surgeons or physicians। तो सर्जन और फिजिशियन जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ये चीज़ को परफॉर्म करते हैं। सो जनरल एनेस्थीसिया कैन बी लोकल एनेस्थीसिया और ये इंट्रावीनस सेडेशंस हो सकते हैं या फिर न्यूरो एक्सियल एनेस्थीसियाज हो सकते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं हम लोग टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी के बाद। बट दिस इज़ ये जो आउटकम्स और इसकी जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म नी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, बट इट्स नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। समटाइम्स फर्दर इंक्रीज़ कर देती है ये प्रॉब्लम। सो ये जो है वो मेंटेन मतलब लाइक ये सर्टेन टाइम के लिए तो आपकी रेंज को इंक्रीज़ कर देती है, बट यू नीड टू फिजियोज फॉर प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट। लाइक अगर पूरा मूवमेंट खोलना है और फ्रीली ओपन करना है उस चीज़ को, सो यू नीड टू डू इट रेगुलरली विद द असिस्टेंस ऑफ योर फिजियो। ये जो है वो प्रोग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। उन्होंने बहुत ही क्विक टाइम में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उस चीज़ को परफॉर्म करा एंड मूवमेंट को रेंज को इंक्रीज़ कर दिया। लास्टली जो है वो कंट्रोल सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटेंड स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म्ड होते हैं, लाइक दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। ये डुप्टेंट कॉन्ट्रैक्चर है। डुप्टेंट कॉन्ट्रैक्चर क्या है? ये जो है वो आपकी ग्रेजुअल थिकनिंग हो जाती है और टाइटनिंग हो जाती है टिश्यूज़ की जो अंडर स्किन है। लाइक जो हमारा फोर्थ मेटाकार्पल है और फोर्थ फिंगर रिंग फिंगर जो है, उनकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं और ये अफेक्ट करता है फोर्थ और फिफ्थ फिंगर को। ठीक है, तो ओवर टाइम ये जो कॉन्ट्रैक्चर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं और इसका कोई अननोन कॉज है ये, लाइक इट कैन एग्रीवेटेड और समहाउ एनी कॉज ऑफ इट। एक सर्टेन कॉज नहीं है, आइदर इट कैन कॉज बाय डायबिटीज़ और अल्कोहलिज्म, ड्रग्स लेने की वजह से और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, इवन मेडिसिन जो यूज़ होते हैं सीजर्स में। सो एनी ऑफ द रीज़न कैन अफेक्ट कॉज दिस कंडीशन। सो डिप्टेंट कॉन्ट्रैक्चर को क्लियर करने के लिए तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हैं इनमें जो है वो इनमें जो है वो इनको स्ट्रेच करके इनको ओपन करना होता है। ऑल्दो इट डज नॉट रिक्वायर सर्जरी, सो फिजियोज़ की हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्चर्स ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंटेज और सम मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक द टर्नबकल प्लास्टर। ये तो एल्बो के लिए शो कर रहा है, बट ऐसी थम्स के लिए भी आती है फिंगर। सो प्रिंसिपल इज़ कंफर्टेबली। सो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्टली ये है क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइटन स्ट्रक्चर्स को ओपन के लिए पैसिव स्ट्रेचिंग दे करते हैं मसल्स की,
मसल्स की पैसिवली वो स्ट्रेच कराते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और जॉइंट को खोलते हैं, इंक्रीज़ करते हैं उसका रेंज को। तो मूवमेंट जो है वो गेंड होता है स्ट्रेचिंग से। एडिशंस जो है जो फॉर्म्ड हो रही है वो मसल की लेंथनिंग को इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इनिबिशन ऑफ टेंडन और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे पैसिवली वो स्ट्रेच कर रहे हैं, मसल की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉज्ड हुआ है इनिबिशन, टेंडन का इनिबिशन हो चुका है, वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की वजह से। Here is the principle. So what the principle says कि comfortably patient को पोजीशन करना है उसकी appropriate पोजीशन में, then after you have to suitable fixation, यानी कि इधर आप मतलब हैंड प्लेसमेंट तो फर्स्टली रिक्वायर्ड है कि जो पहले फिजियो का जो हैंड है वो ग्रास्प करेगा, स्टेबलाइज करेगा उस पार्ट को, एंड देन फोर्सफुली विथ अ लिटिल फोर्स अप्लाई करेंगे फोर्स उस कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर पे फॉर अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, और फंक्शनल पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी होगा एज आई सेड। सो कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं, जैसे कि पहले बता रखा है, दिस इज़ द टर्न बकल प्लास्टर्स और स्प्लिंटर्स, तो जिसके थ्रू ये मूवमेंट स्पेशलाइज्ड होती हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ अ डायग्राम वेयर द 4 पैडेड स्ट्रैप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। एल्बो के एग्जांपल में जाए कि अगर फ्रैक्चर हो रखा है या फिर कॉन्ट्रैक्चर्स बन रखे हैं आफ्टर एल्बो की सर्जरी के बाद, देन यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रैप्स है जो कि ईजर एडजस्टमेंट्स के लिए होते हैं, एंड दिस इज़ द मल्टीपल कनेक्शन पॉइंट जो कि अलाउ करता है कॉन्टीन्यूस एक्सटेंशंस और फ्लेक्शन को। So this is all the splintages which is required or which is used under this condition of contractures formation. So it's all about the third point, which is your controlled sustained stretching of tightened structures. So we have finished with the passive stretching or passive movements. अब आते हैं इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो लास्टली एक टॉपिक है। सो इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होगा हेयर, तो यहाँ पे क्या है कि स्टीडी और सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग यूज़ करते हैं। दिस इज़ द इफ़ेक्ट एंड यूजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर्स का ये है। सो एक स्टीडी और सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड होती है स्पास्टिसिटी से ओवरकम करने के लिए, लाइक कंटिन्यूस और सस्टेन स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। ऑब्वियसली एक दिन में तो आप कॉन्ट्रैक्चर्स को रिमूव नहीं कर सकते, सो कॉन्टीन्यूसली एक स्मॉल स्ट्रेच के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ मैक्सिमम लिमिट्स, तो एक स्लोली स्ट्रेच प्रोवाइड करेंगे जो कि एक रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेगा, मसल की लेंथनिंग करेगा, जैसे कि हेमीप्लेजिक पेशेंट्स में देख सकते हैं। एज इट्स अ न्यूरो का कंडीशन है, सो न्यूरो के कंडीशंस को टाइम लगता है रिकवर होने में। सो वन साइड ऑफ द पोजिशन इज़ टोटली नॉर्मल। सो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है पेशेंट का, जो राइट साइड है वो अफेक्टेड है, आई मीन, एंड इसमें क्या क्या है कि जो आर्म्स है वो बेंडेड है, स्पास्टिक पोजीशन में है और बहुत ही लिटिल यूज़ है। ऑल्दो इसका जो लेफ़्ट साइड है वो टोटली नॉर्मल है, एंड जो इनका राइट लेग है वो भी अफेक्टेड है, जो कि वो टिप टो वॉकिंग कर रहे हैं, लाइक स्पास्टिक पोजीशन में है, सो टिप टॉप वॉकिंग है, नी बेंडेड है। सो इस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्चर्स को क्लियर करना होता है एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे जो इसका सेकंड यूज़ है वो है कि प्रोलॉन्ग्ड पैसिव स्ट्रेच कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक पैसिव स्ट्रेचिंग और एक पैटर्न ऑफ मूवमेंट के थ्रू गए, सो वो जितनी भी शॉर्ट एंड लिगामेंट्स और फेशियाज हैं उनको भी वो क्लियर कर देगा, कॉन्ट्रैक्चर्स को रिमूव कर देगा, एंड देन इट अप्लाइज, ये नॉर्मल कंडीशन को लीड करेगा। और जिसका एग्जांपल है वो कंट्रोल्ड स्ट्रेचिंग एंड प्रोग्रेसिव स्प्लिंटेज ऑफ टैलिपस इक्वाइनोवायरस। सो टैलिपस इक्वाइनोवायरस इज़ अगेन अ कंडीशन ऑफ फुट जो कि क्लब फुट है। ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसमें बेबी का जो फुट है वो क्लब हो जाता है, लाइक नॉर्मल पोजीशन में रहने के बजाय वो फोल्ड कर जाती है। सो दिस इज़ अ कंडीशन जिसमें हम प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग देके उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक डिफॉर्मिटी बन जाती है फॉर लाइफ लॉन्ग कंडीशन के लिए।
So early treatment is required. So thank you for today. We will come back with the new series.